हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 जर्नल इससे स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे कंटेंट्स में हमें है ना क्या क्या हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी वो कहाँ पे यूजफुल है, तो उसको स्टडी करने वाले हैं। एंड देन मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल, जर्नल का क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहाँ पे हेल्पफुल है, इसको स्टडी करेंगे। देन हम स्पेसिमेन ऑफ जर्नल सीखेंगे एंड देन हम है ना रिकॉर्ड करना सीखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज विथ जीएसटी, जीएसटी के साथ में। ये जीएसटी का फुल फॉर्म आप सभी जानते होंगे, आप इससे बहुत ही फेमिलियर होंगे क्योंकि 2017 में जीएसटी लगा था जुलाई में। तो यहाँ पे ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड इसके बारे में आप लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग के अंडर में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आप स्कूल सेक्शन में 9th एंड 10th में आप इसके बारे में स्टडी कर चुके हो। नाउ कॉम्पिटेंसी स्टेटमेंट्स में मतलब ये तो आप लोगों के लिए कि भी आप किस तरीके से एबल हो जाओगे। स्टूडेंट्स आर एबल टू प्रिपेयर अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, आप प्रिपेयर करना सीख जाओगे जब आप ये चैप्टर स्टडी करोगे। एंड कैन गेट एबिलिटी टू एनालाइज, आप एनालाइज करना सीख जाओगे द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन का इफेक्ट क्या होता है। देन आप फेमिलियर हो जाओगे विद द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड अरेंजमेंट ऑफ जर्नल एंट्रीज की, जर्नल एंट्रीज को कैसे अरेंज किया जाता है और उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। देन आप सीख जाओगे कि जीएसटी को कैसे कैलकुलेट करना ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड फिर आप सीखोगे कि कैलकुलेट जीएसटी ऑन सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स पे आप जीएसटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये भी आप सीख जाने वाले हो। देन स्टूडेंट्स आर एबल टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज करेक्टली, और इसी के साथ आप जर्नल एंट्रीज भी करेक्टली है ना प्रिपेयर करना सीख जाओगे इस चैप्टर को जब आप थरोली स्टडी कर लोगे। तो नाउ सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या करता है, ये रिकॉर्ड्स करता है। क्या रिकॉर्ड करता है, ऑल जो डे टू डे जो डेली बिजनेस ट्रांजेक्शंस है, रेगुलर बेसिस पे जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेसिस पे, इसका फाउंडेशन क्या होता है इन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का, तो विद द सपोर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स के सपोर्ट पे। तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट का मतलब होता है अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा विच प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जो कि आपको है ना डिटेल इंफॉर्मेशन देता है एज अ लीगल नेचर डॉक्यूमेंट के बारे में है कि डॉक्यूमेंट इज अ लीगल प्रूफ। डॉक्यूमेंट होता है जैसे रिसिप्ट, जब आप है ना, मैं आपको यहाँ पे एक साधारण सा एग्जाम्पल दूं, तो जब आप है ना आपने जब अपने कॉलेज की फी भरी तो आपको एक रिसिप्ट प्रोवाइड की गई रहेगी। अभी अभी अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट किया तो ऑनलाइन भी हमें रिसिप्ट अवेलेबल होती है, या हम काउंटर पे जाके फी का पेमेंट करते हैं तो वहां पे हमको पेपर पे, पीस ऑफ पेपर पे जो एक्नॉलेजमेंट मिलता है। आपने स्कूल सेक्शन का अभी याद होगा, चलो इस पेंडेमिक पीरियड के दौरान आपको ये याद नहीं होगा, लेकिन स्कूल सेक्शन में जब आपने फी पे की है तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट, आपको फी रिसिप्ट मिलती है। तो वो क्या है, वो पीस ऑफ पेपर है, वो डॉक्यूमेंट है जो आपको लीगल नेचर प्रोवाइड करता है कि भाई आपने फी का पेमेंट किया है, लीगली वो अलाउड है। दैट इज अ लीगल प्रूफ, दैट वो रिकॉर्ड है आपके पास कि भाई आपने फी का पेमेंट किया है। सो डॉक्यूमेंट इज अ लीगल प्रूफ फॉर रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का लीगल प्रूफ होता है डॉक्यूमेंट। एंड when we purchase computer for a cash, अगर हम रोकड़े में कंप्यूटर परचेस कर रहे हैं तो we get cash memo, तो उसके लिए फिर हमको कैश रिसिप्ट मिलती है, भाई हमने पेमेंट किया बाय कैश, कैश पेमेंट किया हमने। तो कैश मेमो क्या होता है, इज अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है जो कि बिजनेसमैन रखता है अपने पास कि भी मैंने कंप्यूटर परचेस किया रोकड़ा देकर। नाउ द पर्सन और अकाउंटेंट फर्स्ट इंश्योर द रिलायबिलिटी, जो अकाउंटेंट होता है जो रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शंस को, वो पहले ना पता करता है कि भाई जो उसको प्रूफ मिले, लीगल प्रूफ है वो, एंड जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो रिलायबल है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है ट्रांजेक्शंस की, जो कि आप रिकॉर्ड करने से पहले हम कंफर्म करते हैं। नाउ एवरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हर एक जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होती है उसको हम सपोर्ट करते हैं, सपोर्टेड बाय रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ वो है ना हम एंट्री सपोर्ट के साथ हम है ना उसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शंस को। नाउ दीज पेपर्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, तो ये जो पेपर्स होते हैं उसको हम अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। एंड द अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर द बेस, फाउंडेशन है, बेस है फॉर एंटरिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने का वो पहला स्टेप होता है, बेस होता है। नाउ
इसका इंपॉर्टेंस क्या है एंड यूटिलिटी कहाँ पे यूजफुल है, यूटिलिटी मतलब यूजफुलनेस, कितना यूज है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स का। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन, सारे के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसकी रिलायबिलिटी भी हम चेक करते हैं, लीगल प्रूफ एंड लीगल प्रूफ भी चेक करते हैं कि भाई लीगली करेक्ट है क्या। ऐसे ही कोई किसी पीस ऑफ पेपर पे लिख के दे देगा वो थोड़ी ना रिलायबिलिटी होती है ना। द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन प्रॉपर मोड, सही तरीके से सही मोड में एंड कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग होती है। आजकल तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जमाना है, राइट, तो ये आईटी का जमाना है, तो कंप्यूटर बेस पे भी रिकॉर्डिंग होते हैं। आप लोगों ने देखे होंगे मॉल वगैरह में शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ पे ऑटो आपको रिसिप्ट मिलती है जो ऑटोमेटिकली उनके पास है ना रिकॉर्ड भी हो जाता है कि भाई कितने की परचेसिंग हुई, कस्टमर ने कितने की परचेसिंग की है, राइट, उन्होंने कितना स्टॉक सेल किया। नाउ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर लीगल एविडेंस, ये लीगल एविडेंस होते हैं फॉर कोर्ट मैटर्स ऑल्सो। अगर कोई है ना कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई तो कोर्ट में अगर केस फाइल होता है तो उसके लिए भी लीगल एविडेंस होते हैं। देन फिफ्थ, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस यहाँ पे ये है ना रिक्वायर्ड फॉर चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस के लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। नाउ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये है ना स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी टैक्सेस हम जब पे करते हैं तो उसके लिए भी इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें। नाउ the most important accounting documents for recording transactions in journal are as follows। तो जो important documents है उनको हमें यहाँ पे स्टडी करने वाले। तो सबसे पहले वाउचर, वाउचर क्या होता है, तो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट है दैट सपोर्ट्स अ पेमेंट, ये है ना पेमेंट को सपोर्ट करता है मेड बाय अ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन जब कोई पेमेंट करता है तो वाउचर तैयार करके देता है। इट इज अ लीगल एविडेंस, ये लीगल एविडेंस होता है दैट सर्टेन सम ऑफ मनी हैज बीन पेड, कि ये है ना इतना अमाउंट पे किया गया है टू अ स्पेसिफिक पर्सन और पार्टी, किसी स्पेसिफिक पर्सन को या अदर बिजनेसमैन को पेमेंट किया है बिजनेसमैन ने, तो ये है ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है पेमेंट के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स, अलग अलग टाइप्स के वाउचर्स होते हैं जो कि अलग अलग बिजनेस के हिसाब से प्रिपेयर्ड होते हैं। जैसे कि कैश वाउचर हुआ, बैंक वाउचर हुआ, परचेस वाउचर हुआ, सेल्स वाउचर हुआ, ट्रैवल बिल्स हो गए, वेज बिल हो गए, सैलरीज बिल हो गए एक्सेट्रा। तो ये सब टाइप्स ऑफ वाउचर्स हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाउचर्स, दो तरीके के वाउचर होते हैं, एक तो होता है इंटरनल वाउचर एंड दूसरा है एक्सटर्नल वाउचर। अभी इंटरनल वाउचर क्या होता है, तो इंटरनल वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रिपेयर्ड इंटरनली, जो इंटरनली प्रिपेयर किए जाते हैं बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये इंटरनली प्रिपेयर किए जाते हैं। नाउ द वाउचर विच इज क्रिएटेड बाय द बिजनेस इटसेल्फ, ये वो वाउचर है जो बिजनेस है ना खुद से ये वाउचर क्रिएट करता है बिजनेस एंड साइंड बाय द पेई, और है ना इस पे है ना पेई साइन करके देता है, मतलब जिसको पेमेंट किया वो बंदा साइन करके देता है कि भाई है ना मुझे पेमेंट रिसीव हो गया है, इज कॉल्ड एज द इंटरनल वाउचर। इट इज प्रिपेयर्ड व्हेन वी कैन नॉट गेट रिसिप्ट, ये कब प्रिपेयर करते हैं, जब हमको कोई रिसिप्ट नहीं मिलती, मतलब सामने वाले बंदा हमको कोई रिसिप्ट नहीं देता है, जब कोई रिसिप्ट हमको देता नहीं है पेमेंट की, तो हम है ना उससे वाउचर साइन करवा के लेते हैं एज अ प्रूफ कि हमने आपको इतना पेमेंट किया है तो आप अभी साइन करके दे दो एज अ प्रूफ फॉर अ ट्रांजेक्शन। नाउ जैसे कि है ना टैक्सी फेयर के लिए, अभी टैक्सी ड्राइवर के पास में है ना रिसिप्ट होगी, ऐसा नहीं होता है कि उसके पास रिसिप्ट हो, अगर उसके पास रिसिप्ट नहीं है तो हम वाउचर तैयार करते हैं और उसको बोलते हैं ले भाई हमने आपको 1000 रुपया पेमेंट किया है बिजनेस में से, तो आप यहाँ पे साइन कर दो, बिजनेस का सामान आया है, चलो यहाँ पे आप साइन करके दे दो, हमने आपको पेमेंट किया है क्योंकि हमको ये बिजनेस में रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए, तो वो बंदा साइन करके दे देगा। पेई, टैक्सी फेयर वाला जो पे करते तो टैक्सी ड्राइवर है वो पे ही हो गया, उसने रिसीव किया है पैसा। नाउ बस फेयर हो गया, ऑटो फेयर हो गया एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट है एक्सटर्नल वाउचर। तो एक्सटर्नल वाउचर कौन सा टाइप का वाउचर होता है, तो दीज वाउचर्स आर डॉक्यूमेंट्स, ये वो डॉक्यूमेंट होते हैं जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के आउटसाइड हम इसको जनरेट करते हैं। नाउ जैसे कि इट इज अ डॉक्यूमेंट रिसीव्ड फ्रॉम एन आउटसाइडर, ये है ना एक डॉक्यूमेंट है जो आउटसाइडर आपको देता है, आउटसाइड एजेंसी, रिगार्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन को लेके। जैसे टैक्स इनवॉइस हो गया, रिसीव फ्रॉम द सेलर, जिसे ना सेलर रिसीव करता है फॉर द परचेस ऑफ गुड्स और स्टेशनरी, जब वो गुड्स एंड स्टेशनरी परचेस करता है अपने बिजनेस के
लिए तो ये ना सेलर से रिसीव होता है ये बिजनेसमैन को टैक्स इनवॉइस। देन रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट अगर आपने कभी किया है तो आपको पता है, आपको है ना जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो तो काउंटर पे से आपको बिल में से है ना हाफ पार्ट वो लोग रख लेते हैं, एक कुछ पार्ट आपको देते हैं पेमेंट रिसिप्ट करके। तो ये रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, कैश मेमो हो गया। तो ये सब जो टाइप्स है वो एक्सटर्नल वाउचर के टाइप है, एक्सटर्नल वाउचर। नाउ नेक्स्ट है जर्नल वाउचर। तो जर्नल वाउचर कौन सा होता है? तो जर्नल वाउचर इज अ बेसिक एंड ओरिजिनल वाउचर हो गया। ये ओरिजिनल बेसिक वाउचर है ऑन द बेसिस ऑफ विच ट्रांजेक्शन शुड बी जर्नलाइज्ड इन द जर्नल बुक। जब हम जर्नल बुक तैयार करते हैं, आप आगे जाके सीखोगे कि भाई जर्नल बुक क्या होती है, जिसमें आप डेबिट एंड क्रेडिट वाली जो ड्यूअल कॉन्सेप्ट आपने सेकेंड चैप्टर में सीखा है, तो उसकी एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे फ्रेम करते हैं, उसको हम कैसे है ना जर्नल बुक में हम रिकॉर्ड करते हो, तो वो आप सीखने वाले हो इस चैप्टर में। नाउ स्पेसिमेन ऑफ जर्नल वाउचर। जर्नल वाउचर का स्पेसिमेन किस तरीके से होता है? ड्राफ्ट। स्पेसिमेन मतलब ड्राफ्ट। तो यहाँ पर जर्नल वाउचर का ये ड्राफ्ट है कि नेम ऑफ द फर्म, यहाँ पे नेम ऑफ द फर्म लिखा होगा, फर्म का नाम, वाउचर नंबर लिखा होगा, लिखना होता है, ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा है, देन डेट, फिर नेम ऑफ द डेबिट अकाउंट, कौन से अकाउंट में डेबिट हो रहा है, नेम ऑफ द क्रेडिट अकाउंट, कौन से अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, फिर क्या परचेज सेल हुआ है तो यहाँ पे वो रिकॉर्डिंग, और अमाउंट कितना, टोटल अमाउंट, फिर अमाउंट इन वर्ड्स, वर्ड्स में अमाउंट, फिर इसको अप्रूवल किसने दिया, ऑथराइज्ड बाय किसने ऑथराइज किया है, एंड साइन। तो ये है इसका स्पेसिमेन, किसका? जर्नल वाउचर का स्पेसिमेन। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, जर्नल वाउचर का स्पेसिमेन भी आपको पता होना चाहिए, तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है ना। कैश वाउचर क्या होता है? तो कैश वाउचर का मतलब होता है द एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट। जब कैश पेमेंट एंड कैश रिसिप्ट किया जाता है, कैश रोकड़ा रिसीव होता है, रोकड़ा हम पेमेंट करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, तो हमें ना कैश वाउचर होता है, दैट इज अ कैश वाउचर। द एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसिप्ट इज कॉल्ड कैश वाउचर। एंड व्हेन द अमाउंट इज स्पेंट इन कैश, जब हम खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, रोकड़ा में खर्चा करते हैं, वन शुड प्रिपेयर अ वाउचर। तो एक वाउचर तैयार किया जाता है जिसे कैश पेमेंट बोलते हैं, that voucher is called as cash payment. And if any document from the pay is obtained, अगर किसी कोई भी डॉक्यूमेंट पे से रिसीव हो जाता है, then that itself, तो फिर वो जो डॉक्यूमेंट है that itself can be treated as a voucher, तो उसी को हम एज अ वाउचर हम रिकॉर्ड में रख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स के लिए। नाउ इट मे बी प्रिपेयर्ड फॉर द पेमेंट एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट में बी अटैच टू द सेम, या फिर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट भी अटैच किया जा सकता है। सो इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच एंट्रीज विल बी मेड इन द कैश बुक। तो इसी के बेसिस पे हमें ना कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, कैश वाउचर के आधार पर ही एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, इसके आधार पर ही रिकॉर्ड की जाती है कैश बुक में, कैश वाउचर के आधार पर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ये देखिए कैश वाउचर का आपको परफॉर्मा दिया हुआ है। तो कैश वाउचर जैसे ये नकुल एंड कंपनी का, नकुल एंड कंपनी का कैश वाउचर है, बांद्रा रोड मुंबई। यहाँ पे वाउचर नंबर, देन GSTIN नंबर, अभी तो GST नंबर फिल करना पड़ता है ना, एंड देन डेट, कौन सी डेट का है, देन पे टू, किसको पे किया, ऑन अकाउंट ऑफ, इसका रीजन क्या है पेमेंट करने का भाई, देन डेबिट अकाउंट, कौन से अकाउंट में डेबिट होने वाला है, टोटल अमाउंट रुपीज कितना है, ओनली ये वर्ड्स में, एंड यहाँ पे फिगर्स में अमाउंट, देन प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिपेयर किया इस वाउचर को, किसने पास दिया है, मतलब इसको ऑथेंटिकेशन किसने दिया है, देन रिसीवर का साइन, जिसने रिसीव किया ये वाउचर उसका साइन। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे रिसीवर का साइन, यहाँ पे प्रिपेयर्ड बाय, किसने प्रिपेयर किया, पास किसने किया इसको, एंड रिसीवर का साइन। तो इस तरीके से ये जो कैश वाउचर प्रिपेयर होता है। नाउ टैक्स इनवॉइस किसे कहते हैं? तो टैक्स इनवॉइस यहाँ पर, तो आज हम यहाँ टैक्स इनवॉइस तक हम स्टडी करने वाले हैं, टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट मेमो तक। फिर चेक वगैरह के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो टैक्स इनवॉइस, मीनिंग ऑफ टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस का मतलब क्या है? तो टैक्स इनवॉइस भी एक डॉक्यूमेंट है जो कौन प्रिपेयर करता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय सेलर। इसको सेलर प्रिपेयर करता है टू इन्फॉर्म द बायर, बायर को इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट द क्वांटिटी सप्लाइड, कि उसको कितनी क्वांटिटी सप्लाई की गई है, कितने रेट पे की गई है, और उसका टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, भाई वो कैश पेमेंट करना है उसको या क्रेडिट पेमेंट अगर कर, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा
है तो 2 महीने की क्रेडिट की छूट दिए कि 3 महीने की दिए, इस तरीके से। एट विच गुड्स आर सप्लाइड, कौन से ट्रेड डिस्काउंट इफ एनी अलाउड, अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है। फिर सीजीएसटी कितना है, एसजीएसटी आप सभी जानते होंगे, सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आपको पता है ना, ये 50-50 करते हैं दोनों भी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। एंड टोटल अमाउंट पेबल बाय हिम, और कितना टोटल अमाउंट पे किया गया है। नाउ इट इज अ परचेस इनवॉइस, इसे हम परचेस इनवॉइस भी बोलते हैं टैक्स इनवॉइस को, और इनवर्ड इनवॉइस फॉर द बायर, बायर के लिए परचेस, जब बायर के ये रिसीव होता है तो उसके लिए परचेस इनवॉइस या इनवर्ड इनवॉइस हो गया। एंड ये है ना सेल्स इनवॉइस एंड आउटवर्ड इनवॉइस किसके लिए बन जाता है, सेलर के लिए, सेलर के लिए सेल्स इनवॉइस एंड आउटवर्ड इनवॉइस इसको बोला जाता है। नाउ एंट्रीज इन द परचेस बुक्स, तो परचेस बुक में एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें इसको है ना परचेस इनवॉइस को एज अ आधार बनाकर हम रिकॉर्ड करते हैं, परचेस इनवॉइस के आधार पर हम रिकॉर्ड करते हैं परचेस बुक में। एंड सेल्स बुक में, इसका परचेस बुक का मतलब क्या है, कितने सारे स्टॉक आपने परचेस किए उसकी है ना परचेस बुक में आप रिकॉर्ड करते हो कि आपने क्या क्या माल क्या क्या स्टॉक परचेस किया है। एंड सेल्स बुक क्या होता है कि कितना आपने स्टॉक सेल किया है उसकी एंट्री आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो एंट्रीज इन द सेल्स बुक आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये किसके आधार पर होती है, तो सेल्स इनवॉइस के आधार पर होती है। नाउ टैक्स इनवॉइस इज सेंट बाय द सेलर्स, टैक्स इनवॉइस कौन भेजता है, तो सेलर भेजता है टू द बायर, बायर को। व्हेन गुड्स आर सप्लाइड बाय हिम, जब वो है ना सप्लाई करता है गुड्स बायर को, कस्टमर को गुड्स सप्लाई करता है तो वो टैक्स इनवॉइस भेजता है। नाउ स्पेसिमेन ऑफ टैक्स, टैक्स का स्पेसिमेन कैसे तैयार करना होता है, तो टैक्स इनवॉइस, ये सुनील जनरल स्टोर का टैक्स इनवॉइस है, शॉप नंबर 5 लक्ष्मी रोड पुणे। ये जस्ट एक जनरल एड्रेस दिया गया है। अगर आपको स्पेसिमेन टैक्स इनवॉइस का स्पेसिमेन बनाने बोला जाता है तो आप अगर आपको कोई एड्रेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन दिए तो आप खुद से है ना कोई भी नेम लिखकर, फेक नेम लिखना है आपको, शॉप नंबर वगैरह ये जस्ट आपको लिखना है। जैसे हम लेटर राइटिंग कैसे करते थे सेम वे में ये आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है। इसमें क्या बात का ध्यान रखना है, ऑन द टॉप आप टैक्स इनवॉइस लिखोगे, फिर यहाँ पे कैश बिल नंबर लेफ्ट हैंड साइड में, देन GSTIN नंबर लेफ्ट हैंड साइड में, एंड यहाँ पे डेट का डेट राइट हैंड साइड में, देन नेम ऑफ किसका नाम, तो कस्टमर का नाम और उसका एड्रेस एंड यहाँ पे कितने आइटम्स नंबर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स, देन HSN नंबर यहाँ पे, देन रेट, देन क्वांटिटी। ये आपने है ना 10th स्टैंडर्ड में भी आपने स्टडी किया है, टैक्सेबल अमाउंट कितना है, देन CGST एंड SGST का परसेंटेज, देन टोटल अमाउंट कितना है, देन रुपीज इन वर्ड्स में है रुपीज, देन बैंक की डिटेल्स एंड देन बैंक का नाम अगर हम है ना चेक पेमेंट के लिए, देन ब्रांच का IFSC कोड एंड अकाउंट नंबर एंड सिग्नेचर। इस तरीके से आपको ये पूरा एंड ENOE नंबर ये आपको यहाँ पे इस तरीके से डिटेल मेंशन करनी होती है आपको टैक्स इनवॉइस में। नाउ क्रेडिट मेमो किसे बोलते हैं, तो क्रेडिट मेमो इज ऑल्सो नोन एज एन इनवॉइस और बिल, इसको हम इनवॉइस या बिल भी बोलते हैं। नाउ व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, ये है ना जब क्रेडिट में परचेसिंग होती है, उधारी में माल खरीदा जाता है तो सेलर प्रिपेयर्स द क्रेडिट मेमो, तो वो है ना क्रेडिट मेमो तैयार करता है सेलर। एंड इसमें सेल्स इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट मेमो इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस भी हम इसको बोल सकते हैं। एंड सेंड्स इट टू द कस्टमर, और ये कस्टमर को भेजता है अलॉन्ग विद द आर्टिकल, सामान के साथ में भेजता है। द सेम मेमो इज इश्यू टू द बायर, सेम मेमो है ना बायर को भी इश्यू किया जाता है। इट इज कॉल्ड इनवर्ड इनवॉइस, इसे हम इनवर्ड इनवॉइस बोलते हैं। एंड द सेम इज ट्रीटेड एज आउटवर्ड इनवॉइस बाय द सेलर, और वो सेम है ना सेलर के लिए है ना वो इसको आउटवर्ड इनवॉइस करके ट्रीट करता है, सेलर इसको आउटवर्ड इनवॉइस करके ट्रीट करता है और बायर इसको इनवर्ड इनवॉइस करके ट्रीट करता है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे एंड द सेम Therefore the credit memo is a statement, ये statement होता है जो बायर लिखता है, it is a statement given by the buyer, बायर देता है to the customer को, providing the details of a good sold for which जो good sell करता है वो for which amount becomes due, जिसके लिए अमाउंट बाकी है, बकाया है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, फ्यूचर में रिसीव होने वाला है from the customer, and in the
परचेज बुक एंड सेल्स बुक एंट्रीज आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एन इनवॉइस। तो इसी इनवॉइस के आधार पे परचेज बुक में एंड सेल्स बुक में एंट्री है ना रिकॉर्ड होती है। नाउ रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब यहाँ पे तो मीनिंग रिसिप्ट का मतलब क्या है, तो इन मॉडर्न बिजनेस में टू इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए बिजनेसमैन गुड सेल करता है ऑन क्रेडिट, उधार में माल बेचता है, बट द पेमेंट विल बी मेड ऑन फ्यूचर डेट, पेमेंट है ना फ्यूचर डेट पे रिसीव होगा उसे। एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट द रिसीवर इज रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज, तो जो रिसीवर है उसको एक एक्नॉलेजमेंट है ना देना होता है। द पेमेंट फॉर दिस पर्पज अ डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड कॉल्ड रिसिप्ट, तो उसे रिसिप्ट बोला जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एंट्रीज विल बी मेड इन द कैश बुक, फिर इसी के बेसिस पे ना कैश बुक में एंट्री रिकॉर्ड होती है जब फ्यूचर में पैसा रिसीव होता है। तो रिसिप्ट, तो यहाँ पे रिसिप्ट है बालाजी एंड सन्स की रिसिप्ट दी गई है सोमवार पेट नासिक, यहाँ पे है ना लेफ्ट राइट हैंड साइड में आपको रिसिप्ट नंबर एंड डेट यहाँ पे, एंड लेफ्ट हैंड साइड में GSTIN नंबर क्योंकि अभी GST पे करनी होती है, एंड रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम, इसमें ऐसे मेंशन करना होता है कि रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम मेसर्स, कौन से कंपनी का नाम जो भी है फर्म का नाम, सम ऑफ रुपीज कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है या चेक पेमेंट रिसीव हुआ है या DD डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा या डायरेक्ट बैंक में NEFT हो गई है, ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, देन RTGS हुआ है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जिसे बोला जाता है, तो ये किसके थ्रू हुआ है तो वो यहाँ पे टिक करना होता है हमें, एंड नंबर कौन से नंबर है, DD नंबर है, चेक नंबर है या GST वो, एंड डेटेड कौन सी डेट को, एंड ड्रॉन ऑन कब ये ड्रॉ हुआ, इन पार्ट पूरा का पूरा पेमेंट किया या इन पार्ट मतलब आधा पेमेंट किया या फुल पेमेंट किया है, और बिल नंबर मेंशन करने होते हैं, और अमाउंट रुपीज यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे अमाउंट रुपीज फिगर में, और यहाँ पे वर्ड्स में अमाउंट रुपीज आता है इन वर्ड्स, एंड यहाँ पे स्टैम्प होती है कंपनी की एंड फर्म की, एंड रिसीवर का सिग्नेचर होता है, एंड सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक। ये स्टेटमेंट क्यों लिखा जाता है, अगर चेक से पैसा रिसीव हो रहा है, चेक रिसीव हो रहा है, तो वो चेक है ना रियलाइज होना मतलब चेक का अमाउंट है ना, जो मान लो 10,000 का चेक है बालाजी इसने रिसीव किया, तो वो चेक है ना, चेक की एंट्री, चेक का अमाउंट है ना क्रेडिट होना चाहिए बालाजी एंड सन्स के खाते में, वो पैसा आना चाहिए। अगर वो पैसा उसके खाते में नहीं आया है तो फिर क्या फायदा हुआ ये चेक रिसीव करने का, तो वो है ना चेक पास होने के बाद में, जिसे पास होना बोलते हैं, चेक पास होने के बाद में ही मतलब खाते में पैसा आने के बाद में ही उसको माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट्स है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को चेक और कितने टाइप्स के चेक होते हैं तो उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो तब तक के लिए आपको ये फॉर्मेट्स तैयार करने हैं, ये जो स्पेसिमेन दिए हुए सारे स्पेसिमेन आप लोग को एटलीस्ट 1 टाइम आप है ना बनाइए, इसको समझिए कॉन्सेप्ट्स को, एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।